नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों कल था CHSL का एग्ज़ाम, आज कोई भी एग्ज़ाम नहीं है और आज एग्ज़ाम नहीं है, इसीलिए मैं कल का थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, चूँकि फर्स्ट और सेकंड का तो हम कराए थे और इन दोनों को हम रिजर्व में रखे हैं आज के लिए, तो आज मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की इस वीडियो में आप थर्ड शिफ्ट देखेंगे। जिनको एग्ज़ाम दिए हैं जो बच्चे, वो आंसर मिलाएंगे। जो एग्ज़ाम देना है जिनको, वो जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट दूंगा आपको, ये फैक्ट आपको अच्छे से कवर करते जाना है। ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के अंदर सीधे कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर नज़र आती है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसा ही फैक्ट मैं देता हूँ, है ना। और सभी काम जो है, काम के बाद जो है काम की करता हूँ, तो आप जो है आराम से सुनिएगा। एक बात और दोस्तों कि ये जो टुडे एग्जाम की ई बुक है, इसकी जो अब तक तो आप तक भी जानकारी पहुंची गई होगी कि ये क्या बला है। तो ये बला का नाम है पैरासीटामोल 500। मैंने इसका नाम भी कुछ इसी प्रकार से रखा था। बुखार की दवाई है पैरासीटामोल 500 और 250 बच्चे लोगों को दिया जाता है। तो अपन बूढ़े लोग हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं वो बूढ़े ही हैं, है ना। तो भाई ये 5 पैरासीटामोल 500 यानी ये अपना जो ई बुक है, ये लेके आप अपने तैयारी को बेहतर लुक और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। SSC की किसी भी एग्ज़ाम पे रामबाण है और मैं यहाँ तक भी बताया हूँ कि कोई भी जो बुक है ना, उस पर ये भारी है। कोई भी बुक हो, कोई भी क्लास हो, है ना, इस पर भारी है। हाँ, तो ये ज़रूर है कि मैं फ्री में सब कुछ पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा बच्चे कम आते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन वाली जो स्क्रीनशॉट आपके सामने आती है, ये फ्री वाले क्लास से ही आता है। मैं आपको बताया हूँ, मैंने खुद फ्री में पढ़ा है, तो मैं क्लास का जो है चार्ज नहीं करूँगा। हाँ, छोटा सा कंटेंट की चार्ज, और वो भी कंटेंट की चार्ज कौन सा, जैसे जो टॉपिक वाइज है, इसका क्या चार्ज करना जी। ये टॉपिक वाइज तो सभी को पता है, कहीं ना कहीं से जो लाया गया। मैं जो ये ई बुक बनाया हूँ, ये ई बुक अपने दिमाग से सोच के आने वाले में क्या क्या क्वेश्चन आएगी, समय में कौन से क्वेश्चन आई है, क्या आ सकता है, इस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं। जो हमारी 100+ क्लास की मटेरियल है ना, तो आप लोग ले सकते हैं। आधा भी पढ़ लिए, आधा क्या 25% भी पढ़ लिए, है ना, तो आपको जो है एक अलग लुक मिलेगी और मार्क्स जो वगैरह इंक्रीज होने लगेंगे अगर आप मॉक वगैरह लगाते हैं तो। अब तक 4 एग्जाम को झेला है ना, चारों एग्जाम में 80% से अधिक क्वेश्चन आए हैं। इस बात की साक्ष्य मैं हमेशा देने के लिए तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो एक तो मोबाइल नंबर है 93 है, फिर हमारा 72 है, मोबाइल नंबर ही भूल जाते हैं, 937269, है ना। इसके अलावा 3225, है ना, ये एक मोबाइल नंबर है। या डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है, लिंक के थ्रू भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। दिल्ली सल्तनत पे पहली वंश कौन थी। अब जो बच्चे मेरे क्लास देखते हैं वो तो मार दिए होंगे, लेकिन जो बच्चे सिर्फ गुलाम वंश याद करके गए हैं, उसका हो जाएगा वहाँ पे खुद गुलाम बन जाएंगे क्वेश्चन के। कैसे भैया, मैंने आपको बताया है, जाके मिला लीजिएगा। 4 अप्रैल 2016 को NTPC का एग्ज़ाम था। इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था आपका कि ममलूक वंश की संस्थापक कौन है या फाउंडर कौन है, जो यहाँ पे रिपीट हुआ है अलग भाषा में। तो ममलूक वंश गुलाम वंश को ही कहा जाता है। इलवारी वंश भी कहा जाता है। परसों के PDF में भी आप देख सकते हैं, लिख के दिया था। ठीक है, तो इलवारी वंश, ममलूक वंश, ये गुलाम वंश, ये तीनों एक ही है। इनके फाउंडर की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहे कि भाई दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के वास्तविक या ओरिजिनल फाउंडर कौन है, तो इल्तुतमिश को आंसर लगाना है। जैसे बहुत सारे चीज़ है जो वास्तविक शब्द लगते ही आंसर वेरी करने लगता है। जैसे आप समझते हो, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप समझते हैं कि भाई इंडिया का जो कार्यपालिका का प्रधान है वो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे वास्तविक प्रधान लगा दूँ तो इसका आंसर बदल के PM में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र के वास्तविक प्रधान है। बाद बाकी सारी फैसला लेने का जो अधिकार है, एक्चुअली जो सारे पावर हैं, उनको यूटिलाइज कौन करता है, PM करता है। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर बदल जाता है। दिल्ली सल्तनत के फाउंडर तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, गुलाम वंश पहले थे तो गुलाम वंश, है ना। इनके अलावा अगर ओरिजिनल फाउंडर बोलेंगे गुलाम वंश का या इमलूक वंश का या इलवारी वंश का या फिर ओवरऑल दिल्ली सल्तनत का, तो आपका इल्तुतमिश होगा। बातों को समझा पाया आशा करता हूँ। चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है। कुतुब मीनार की नींव भी किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पूर्ण करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने तांबा का जीतल जो आपका मुद्रा था, ये तांबा का बना हुआ था, और चांदी का टका बना हुआ था, जो टका आज भी बांग्लादेश का मुद्रा है। तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश की मुद्रा भी पूछ देते हैं कभी कभी, टका। इसके अलावा भूटान की भी पूछते हैं, नुट्रगलम, है ना। इनके अलावा गुलाम वंश के प्रसिद्ध शासक बलबन,
बलबन जो है, ये जो बलबन हैं, बलबन जो हैं, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था इसीलिए स्किप किया। तो ये जो बलबन हैं इन्होंने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। इन्होंने सिजदा और पैवेश जो आपका पारसी प्रथा है इनको शुरुआत किया था। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी और नवरोज नामक त्यौहार जो पारसी त्यौहार है इन्हें भी शुरुआत किया था। तो ये बलबन से 4 चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अगर कल हो के आपसे कोई पूछे कि गुलाम वंश में कौन सा शासक है जो राजा के पोस्ट को सर्वोपरि बनाया, यानी राजा वैसे भी पावरफुल होता है किसी भी कौम में, लेकिन पावरफुलों में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है इन्हें बनाने की कोशिश किया गया, तो ये बलबन के द्वारा किया गया, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा सल्तनत पे सबसे अधिक दिन तक शासन करने का रिकॉर्ड जो है ये तुगलक वंश के नाम है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। आइए सल्तनत पे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश के द्वारा शासन किया गया था। ये 5 वंश है, गुलाम या इलवारी या ममलूक, ये तीनों एक ही नाम है। तो इनके फाउंडर आपका ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी है। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश के खिज्र खान हैं और आपका लोदी वंश के बहलोल लोदी है। तो ये कुछ प्रमुख फाउंडर हैं, है ना, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा तुगलकाबाद शहर का नाम आपने सुना होगा, रेल इंजन भी बनती है यहाँ पे, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने फाउंड किया था इन्हें, है ना। और जो नहरों का निर्माण है सबसे पहले, है ना, नहर निर्माण सबसे पहले कौन किए थे, तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण की बात करेंगे तो फिरोज़ तुगलक ने करवाया था। तो ये दोनों क्वेश्चन की भी आंसर लैंग्वेज बदलने से बदल जाती है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, ये केकर बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना, इल्तुतमिश की बेटी थी, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। सिकंदर लोदी का जो अन्य नाम था ये निजाम खान था। ये 2 करोड़ बार आपके बड़े बड़े एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मुग़ल वंश का सारा मैं डिस्क्राइब कल भी कर दिया था, खुर्रम हो गया, जहरीद्दीन हो गया, है ना, जलालुद्दीन हो गया, ये सब। दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिनका नाम है रेहला। और रेहला किस भाषा की काव्य है, तो अरबी भाषा में लिखा गया था। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे उन्होंने एक किताब लिखी जिनका नाम इंडिका है, और इंडिका ग्रीक भाषा में लिखा गया था या यूनानी भाषा में लिखा गया था। ग्रीक को आप यूनानी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा जो सल्तनत की आखिरी शासक हुए ये इब्राहिम लोदी हुए, जो 1526 में बाबर के द्वारा हार गया पानीपत के प्रथम लड़ाई में, ठीक है। और इसके बाद भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो गई। मैंने आपको बताया है कि आप हिस्ट्री को 4 पार्ट में पढ़ो तभी आपको ठिकाना लगेगा और अच्छे वे में आप जो है हिस्ट्री के तौर पे चल पाएंगे, मतलब कैसे एग्जाम के वे में चलना है अपने हिस्ट्री को लेके। तो सबसे पहले हम बीसी वाला बात कर लेते हैं। जो भी अपना, है ना, जो भी बीसी की घटना घटी होती है, जो वंश वगैरह हैं जैसे गुप्त वंश वगैरह, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जैसे ही बीसी से आगे उठते हैं, ठीक है, तो अपने को क्या पढ़ना है, सल्तनत पढ़ लेना है। इस बीच में काफ़ी कुछ हुआ लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे है। सल्तनत के बाद में अपने को मुग़ल साम्राज्य पढ़ना है, फिर अपना स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है जिसमें सभी अंग्रेज गवर्नर पवर्नर सबको देखना है, ठीक है। तो ये सब जो है अपने को बांट के पढ़ लेना है, अच्छे से हो जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि हमने कितना जानना है, कितना जाने हैं, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, इससे पहले क्या क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा और इसमें बता देना चाहता था ना, चलिए याद आएगा तो बता दूंगा। हाँ, ये जो बाबर के द्वारा 4 को जो लड़ाई लड़ा गया है ना, ये भी आपसे पूछा जाता है, खास करके पहले ईस्वी। तो 1526 में आपका पानीपत की लड़ाई, 1527 में आपका खानवा का लड़ाई, 1528 में आपका चंदेरी का लड़ाई और 1529 में आपका घाघरा की लड़ाई। बाबर 1494 ईस्वी में फरगना के शासक बने थे। बाबर जो है ये अपने इच्छानुसार, है ना, पहले तो आगरा में दफनाया गया था इन्हें मरने के बाद में इन्हें काबुल में दफनाया गया, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये बाबर हैं, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा ये किसको किसको हराया, तो ये भी पूछा जाता है अगर आप बड़े एग्जाम देंगे तो 1526 में इब्राहिम लोदी को, 27 में राणा सांगा को, 28 में मेदनी राय को और 29 में नुसरत शाह को। ये सभी बात अपने ई बुक में मिलेगा फैक्ट के अंदर। इसके अलावा KIPG खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में जब भी पढ़ाया ये वाला क्वेश्चन 2 क्लास में, मैं 3 क्लास चलाता था, तीनों में पढ़ाया हूँ। मैं ये ज़रूर बोला कि ये पहला एडिशन है, ये क्वेश्चन
कि बाल के खाल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और सभी बातों को मैं बताया हूँ। आप 2-3 पेज ही पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में जो शुभंकर है, इनका नाम उज्ज्वला था। उज्ज्वला जो किनके नाम पे रखा गया था, तो एक छोटी गोरैया स्पैरो के नाम पे रखा गया था, जिसे गांव घर में बगरा बोलता है या बगेरी बोलते हैं। एक सेकेंड, हेलो, हाँ बोलिए। अरे बोलो बोलो। हाँ, तो मैं यहाँ पे पैरा गेम आपको पढ़ा रहा था, पहली बार हुआ था। अगर आपसे कल होके पूछे कि भाई पैरा गेम कहाँ पे हुआ, तो आप कहेंगे दिल्ली में हुआ, है ना। इसमें कितने खेल को शामिल किया गया था पहले संस्करण में, तो 7 को खेल। कौन सा था? पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग। तो ये वो 7 मेजर खेल हैं जिन्हें आपका शामिल किया गया था। किसमें? पैरा खेलो इंडिया, है ना, गेम में पहली संस्करण है ये। इसके अलावा हरियाणा यहाँ पे सर्वाधिक जो है स्कोरर रहा, यानी टॉपर रहा, यानी विजेता रहा। ठीक है, इनको पदक मिला 105, ये भी बताया हूँ, और इनके रेशियो भी याद रखना। ठीक है, 40, 39, 26, है ना। इनके अलावा खेलो इंडिया ऐसे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है कि भाई एमपी को खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कितने गोल्ड मिले, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो विजेता रहता है उन्हीं से ज़्यादा जनरली पूछा जाता है। तो हरियाणा इस गेम में विजेता है, तो 40 स्वर्ण याद रख लो, बाद बाकी काम हो जाएगा। 40 स्वर्ण याद रखेंगे, एक कम करेंगे रजत होता है, और जो 105 में से बच जाएगा वो अपने आप ब्रॉन्ज हो जाएंगे। तो एक याद रखने से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि टोटल हमें पता है 105 है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये मध्य प्रदेश में हुआ था, और 2024 कहाँ पे? तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु के कैगो शहर में हुआ है? 4 गो। कौन? चेन्नई, त्रिची, कोयम्बटूर और मदुरई, है ना। चेन्नई, त्रिची, कोयम्बटूर और मदुरई, ये 4 गो शहर है जहाँ पे कराए गए थे। खेलो इंडिया 2024 में कितने खेल शामिल थे? तो 26 खेल शामिल थे। पहली बार कौन सा खेल जो है आपका शामिल किया गया था, तो आप कहोगे स्क्वैश को शामिल किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर क्या था? बिल्लू नचियार, है ना, बता दिया था भाई, है ना, इनके नाम पे रखा गया था शुभंकर का नाम। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार प्रदर्शनी खेल पे किसे रखा गया? सिमलंबम को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विजेता कौन रहा है यहाँ पे? महाराष्ट्र रहा है विजेता, और रनर अप कौन रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का? तमिलनाडु। ये आने वाले एग्जाम की आपकी तैयारी मैं आज से करवा रहा हूँ, मतलब पहले से ही करवा रहा हूँ। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए रणनीति पहले बनानी पड़ती है, इसीलिए एग्जाम भी उसी प्रकार से आपका एक, है ना, रण क्षेत्र है। तो उसे जीतने के लिए तैयारी जो है सब दिन थोड़ा थोड़ा करना होगा। ऐसा कहेंगे आप कल एग्जाम है और रात भर मैं पढ़ के कर लूँ, आप हो बहादुर कर सकते हो, लेकिन उतना बेस्ट नहीं कर सकते हो जितना आप धीरे धीरे सब दिन प्रयासरत रह के करते। मेरी बात आपको लगता होगा कि ये जो है ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन मैं अपनी आप बीती, अपनी लाइफ में जो चीज़ झेला हूँ यही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ भाई, मैं कोई भी टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के भाई जैसा हूँ। बड़े भाई मानते हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं मानते हो तो भाई भी मान सकते हो, छोटा ही, है ना। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ, और कुछ नहीं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 ये उत्तर प्रदेश में हुई थी, और 2024 ये पूर्वोत्तर भारत में कराए गए, जहाँ पे आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजेता बने थे। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था जो गोवा में हुआ था? तो मोगा। और 36वां राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर था, 36वां, जो गुजरात के अंदर हुआ था, तो ये आपका शुभंकर था सबाज, है ना। जो 37वां राष्ट्रीय खेल है, इनके विजेता रहे हैं महाराष्ट्र, और जो 36वां राष्ट्रीय खेल था इनके विजेता रहे थे सर्विसेज टीम। दोनों बात ध्यान रखेंगे। 38वां उत्तराखंड में हो। बहुलवादी प्रणाली या साधारण बहुमत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ऐसा क्वेश्चन आया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन है भाई कि भाई चुनावी प्रक्रिया इंडिया में जनरली जो हम चुनाव का रिजल्ट जानते हैं इसी आधार पे जानते हैं, यानी ये दुनिया में सबसे अधिक प्रचलित चुनावी प्रक्रिया है ना। चुनाव 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, और भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे गांव घर में आपने, है ना, चोरबा नुक्की का खेल खेले होंगे, या फिर बैट बल्ला का जब खेल खेलते थे तो एक बंदे को यहाँ पे खड़ा कर देते थे उल्टा घुमा के, और 2 हैंड में से बोलते थे, एक हैंड गिरा और इधर से 2 आदमी जो है कहता था कि मैं राइट लूँगा और मैं लेफ्ट लूँगा, जो पहले हैंड गिराया उसकी बैटिंग पहले। तो ऐसे भी आपने खेला होगा, है ना। तो ये चीज़ एक अलग है। तो चुनाव कई तरीके से होते हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर राज्यों में या फिर
किसी देश में चुनाव होती है और इसमें दो पैमाना अपनाया जाता है। तो पहला पैमाना जो सबसे फेमस है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जितने भी बहुमत पड़े उन सभी प्रत्याशी में सबसे ज़्यादा बहुमत उस चीज़ के लिए, मतलब एक ही चीज़ के लिए मान लीजिए 5 प्रत्याशी खड़ा है तो इन पाँचों में मान लीजिए को 25 मिला है, को 30 है, को 35 है, को 45 है, को 55, तो 55 वाला जीत जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बहुमत के आधार पर जीत देती है इस सिस्टम में। एक दूसरा पद्धति होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें जो है रेशियो देखा जाता है कि आपके फेवर में कितने प्रतिशत लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 लोग कैंडिडेट है तो मैं आपको 6ठे नंबर पे रखता हूँ, है ना। मुझे आप उसमें आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते हो कि आप मुझे पसंद नहीं हो। लेकिन जैसे राम भी है, श्याम भी है, मोहन भी है, ये 3 कैंडिडेट है तो मैं मानता हूँ कि श्याम को मुझे 1 नंबर पसंद करता हूँ मैं, मोहन को 2 नंबर और राम को 3 नंबर, है ना। कोई बंदा 1 नंबर 2 नंबर पसंद कर सकता है। तो इसमें रेशियो देखा जाता है। तो चुनावी प्रक्रिया 2 प्रकार के होते हैं मेनली, है ना। वैसे मैं एक खेल वाला ऑप्शन दे दिया, मतलब समझाया, थोड़ा बचपन को भी याद ताज़ा कर दिया आपका। इनके अलावा भारत में जो विधान परिषद, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की चुनाव जो होती है ना, ये इस पद्धति से नहीं होती है कि ज़्यादा वोट पाओगे तो जीत जाओगे। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है, ये बहुलवादी पद्धति अपनाई गई है। इसके अलावा अन्य सभी चुनाव में ऐसा लिखा है ना, मतलब इन चारों में नहीं होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, फिर बस आप कहोगे आप विधानसभा और लोकसभा में किस पद्धति से, तो सेम पद्धति से होता है। अभी 18वीं लोकसभा का रिजल्ट आया ना, तो आप पढ़े होते ना कि यहाँ से फलना पाटिल साहब 10 वोट से आगे, चिल्ला कुशवाहा साहब 15 वोट से आगे, ये मजूमदार साहब 200 वोट से आगे। तो ये जो है ज़्यादातर वोट जिसको ज़्यादा मिला वो जीता, तो वो वाला चलता है विधानसभा और लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा और जहाँ विधान परिषद है वहाँ पे आपके जो है अनुपातिक पद्धति चलती है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कौन सी है, तो आप कहते हो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ये डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इनके अलावा भारत में राज्यसभा के चुनाव की पद्धति जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, जो आपका राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ना, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। लेकिन जो आपका मनोनयन होता है, जो 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये दोनों बात अलग अलग है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा अपर सदन है, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट होता है, यानी ये कभी भी विघटित नहीं होते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनके कार्यकाल 6 वर्षों की होती है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। एंट्री के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति इत्यादि की चुनाव से संबंधित जो भी मामले हैं ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा। इससे छोटे कोर्ट में अगर सुलझाया गया तो फिर गरिमा की लॉस हो जाएगी, हास होगी, है ना। तो ये आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि एक ATM है और इसमें मैं भी पैसे के लिए लाइन में खड़ा हूँ, है ना, और राष्ट्रपति साहब यानी ये प्रेसिडेंट साहब भी पैसे के लिए लाइन में खड़े हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। मैं मानता हूँ समानता होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट है ना। अब राष्ट्राध्यक्ष है भाई, राष्ट्रपति साहब हैं और बस स्टैंड पे खड़े हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो एक लिमिट है, एक दायरा है। तो इसीलिए जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है ओनली सुना होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, इनके अलावा ये आपका भैया इमेज हमारे ई बुक का आप ले सकते हैं। क्या क्या फीचर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। बता दिया 100+ क्लास का मटेरियल है। टॉपिक वाइज के लिए अलग से हैंडबुक बना दी गई है ना। किसी दिन इसको जो है एक वीडियो में शामिल करूँगा तो आप इंटरनल चीज़ को देख पाओगे। वैसे आप सैंपल मांग के ले सकते हो, है ना। निम्नलिखित में से शिमोगा जिला कहाँ है जो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा क्वेश्चन आया है। कोई बच्चा बोल रहा है नोवा मुंडी कहाँ है ना, क्योंकि नोवा मुंडी पहले भी पूछा है ना। कोई बच्चा बोल रहा है सिमगोगा, है ना, तो सिमगोगा ये इनका नाम ही है, सिमोगा लिख गया है, सिमगोगा नाम है इसका। तो ये कर्नाटक में है। यहाँ पे क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। मैग्नीज एगो मैगजीन होता है जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, भारत में लौह उत्पादन क्षेत्र जो है लोहा उत्पादन क्षेत्र झारखंड के नोवा मुंडी, सिंहभूम इत्यादि प्रमुख है। इसके अलावा लोहा के लिए और आपको छत्तीसगढ़ में राजहरा पहाड़ी, बैलाडीला इत्यादि
जाना पड़ेगा। उड़ीसा में बादाम पहाड़ी भी लोहा के लिए प्रसिद्ध है ना। कर्नाटक में कद्रमुख भी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अभी तक हमने जितनी जो आपका जो मिनरल्स की आपका एरिया है वो सब लोहा के लिए देखा है। भारत में जो आपका क्षेत्रीय है, यहाँ पे क्षेत्रीय लिखा गया है, इसे मैं खेतरी कर देता हूँ, करेक्शन करके दूंगा। जो खेतरी है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में है। कोलार सोना के लिए KGF आपने देखा होगा, है ना, तो ये कर्नाटक में है। पन्ना हीरा के लिए मध्य प्रदेश में है। तुमलापल्ली यूरेनियम के लिए आंध्र प्रदेश में है। जादूगोरा यूरेनियम के लिए झारखंड में है। देगाना टंगस्टन के लिए राजस्थान में है। टंगस्टन का संकेत W होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में चुपके से आ जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो दादा टंगस्टन से बना होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, हीटर का कॉइल किससे बनी होती है, तो नैक्रोम से बनी होती है। डायरेक्ट पूछा जाता है टंगस्टन का गलनांक कैसा होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होती है। इसके अलावा जो कोयला का उत्पादन है सबसे अधिक छत्तीसगढ़ राज्य में होती है, लेकिन भंडारण की बात करेंगे तो कोयला भंडार सबसे अधिक जो है अभी भी झारखंड में है। इसके अलावा कोयला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होगा कि अनवीकरणीय स्रोत होगा, तो मैंने बता दिया है भाई, नवीकरणीय किसे कहते हैं और अनवीकरणीय किसे कहते हैं, है ना। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है ना, मतलब ऐसा है कि आप कितना भी खर्च करो जल्दी समाप्त नहीं होगा। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, जल ऊर्जा भी ले लो, तो ये सब नवीकरणीय में आ जाएगा। अनवीकरणीय में कोयला हो जाएगा, है ना, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा, ये सब अनवीकरणीय हैं। वर्तमान में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन करने वाला राज्य अपना MP साहब है। और यहाँ पे जो मलाज खंड है, बालाघाट, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति में सोना और चांदी हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट कहने का मतलब है दोस्त कि ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है ना। मुक्त अवस्था मतलब ये ओर के रूप में नहीं पाया जाता है। ओर मतलब होता है अयस्क, और अयस्क मतलब होता है विशुद्ध पदार्थ नहीं होता है, ये अशुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। ये प्योर नहीं होता है, ये जो है ना मिक्सर रहता है। जैसे आप लोहा का अयस्क है हेमाटाइट, है ना, हेमाटाइट। एक क्वेश्चन आपने कई बार आपके मन में घर किया होगा कि आपने देखा होगा कि लोहा का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है ना। तो ये भाई जो अयस्क है ये क्या है, ये हेमाटाइट क्या है, तो ये भी एक प्रकार का लोहा है, लेकिन मान लीजिए इसमें लोहा के साथ कुछ और भी मिनरल्स मिले होते हैं, यानी अशुद्ध होते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है कि गांव घर में आप देखोगे मसूर की जो खेती होती है ना, मसूर की खेती, उसी में तीसी की खेती जिसे आप अलसी कहते हो, ये दोनों साथ में कर लिया जाता है। तो तीसी और मसूरी मिल जाता है जब अनाज को हम तैयार करते हैं, तो शुद्ध मसूर नहीं हुआ, मसूर का ओर हो गया, ठीक है। और जब उसे शुद्ध करते हैं तो तीसी अलग मसूर अलग, तो शुद्ध मसूर होगा। तो ऐसे ही ओर मतलब अशुद्ध, है ना। देखिए इसके अलावा सबसे अधिक तन्यता पूछता है आपका किस धातु का होता है, तो ये भी औरम का होता है, सोना का होता है। कई बार बता चुका हूँ, 5 ग्राम खरीदिए अंगूठी बना लीजिए। 5 ग्राम लोहा में जो है वो पीनो नहीं बनेगा, ठीक है। इनके अलावा कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहने वाली जो धातु तत्व है ये गैलियम है और पारा है ना, पारा, इसके जिसे मरकरी है ना, और ब्रोमीन भी है। तो ब्रोमीन जो है ये अधातु है, नन मेटल में आ जाएगा, जो कमरे के टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। अनुच्छेद 361 का संबंध पूछ रखा है, तो जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो आपका अधिकार प्राप्त है, विशेषाधिकार आप कह सकते हो या संरक्षण कह सकते हो, किस मामले में। जैसे मान लीजिए कि आज कोई भी आदमी किसी पोस्ट पे है, क्राइम करता है, तो उसको तत्कालीन अगर क्राइम सिद्ध होता है तो गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति, फिर यहाँ पे गरिमा की बात आती है। जैसे मैंने अभी ATM में लाइन लगाने वाली बात कहा था कि भाई राष्ट्रपति और आप लगाओगे लाइन, तो दोनों में सही रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। उसी प्रकार से यहाँ भी जरा 1 सेकेंड के लिए सोच लीजिए, है ना, कि मैं कोई क्राइम करता हूँ, मुझे गिरफ्तार किया जाता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है, तो कार्यपालिका के प्रधान को ही गिरफ्तार कर लिया गया भाई, तो अराजकता हो जाएगी। तो इसीलिए जो है इसके संरक्षण दिया गया है कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी न्यायालय के प्रति जिम्मेवार नहीं है जब तक दोष सिद्धि नहीं होती, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखेंगे इनको संरक्षण से। कोई बच्चे मुख्यमंत्री मारे हैं तो वो गलत मारे होंगे। इनके अलावा जो अभी आपने देखा इतिहास में कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है गिरफ्तार हुआ था पद पे रहते हुए, ये आपका झामुमो के कौन है भैया, सोरेन साहब, वो भी गिरफ्तार हुए थे। अनुच्छेद 356, 352, 360 ये आपातकालीन अनुच्छेद हैं।
तो ध्यान रखेंगे बहुत चीज़ बदल गया है। जैसे अभी पहले अपन पढ़ते थे कि एक साल में मैक्सिमम 3 आदमी को ही भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन 2024 में इन चीज़ को भी क्रॉस किया गया और यहाँ पे 5 भारत रत्न दिए गए एक साथ। तो ये चीज़ भी अब जो पुराने क्वेश्चन बनते थे अब बंद हो जाएंगे बनना, ठीक है। कौन कहता है क्वेश्चन कम नहीं हो रहा, हो तो रहा है। इनके अलावा 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से है, 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात और 360 जो है वित्तीय आपात। इंडिया में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है ना, लेकिन विमुद्रीकरण जो है मैं कई बार बता चुका हूँ हो चुका है 1946 में, है ना, और तीसरी बार 2016 में हुआ था जहाँ पे आप 500 और 1000 रुपये की नोट एक्सचेंज कराए थे। अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। 280 वित्त आयोग के गठन से 16वें वित्त आयोग का फॉर्मेशन हो गया। अरविंद पनगड़िया साहब अध्यक्ष बने हैं। परसों पूछा था, बहुत बच्चे ने जवाब दिया, जो जवाब दिया उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को रखा गया। अनुच्छेद 79 संसद, 80 जो है राज्यसभा और 81 जो है लोकसभा। देखिए एक बात यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 ने करा था कि किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद के निम्न सदन होते हैं, तो उस समय बच्चा 81 टिक कर दिया तो गलत हो गया। अरे भाई थोड़ा समझो परखो, बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद के निम्न सदन है, तो भाई जो संसद का उपबंध है ओवरऑल वहाँ पे ऐसे बात किए रह गया होगा ना, तो 79 हो जाएगा। इसी प्रकार से सीपीओ में इस बार एक क्वेश्चन पूछा है। इस प्रकार के 4 बॉक्स बने हुए हैं और पूछे हैं कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी इनमें से किस से लिया गया है, ठीक है। तो भाई इसमें सी आंसर दिया है, जैसे मेंडेलीव की आवर्त सारणी से मिलता जुलता है वो, तो भाई आप चित्र भी ध्यान रखना पड़ेगा आवर्त सारणी वगैरह के आँख के अंदर। इनके अलावा संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार अनुच्छेद 105 से प्राप्त होती है। आप देखते होंगे कि संसद में बहुत बतंगर हो जाता है कभी कभी, है ना, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, फिर हंसी ठिठोली भी होती है। तो अगर बात बात पे कानूनी कार्रवाई होने लगे ना तो संसद में एको दिन संसदीय कार्य चलेगा ही नहीं, लोग कोटे कचहरी करेगा खाली, ठीक है। तो इसीलिए छूट दिया गया है कि भाई यहाँ पे जो बात है ना उस पर जो है लीगल एक्शन बाहर नहीं होगी, ठीक है। तो इनको भी विशेषाधिकार दिया गया है। आप दिमाग लगाते जाइए, काम बनता जाएगा। आप थोड़ा खुद ही सोचिए ना, जो पार्टी होते हैं संसद के बैठक में भाग लेते हैं तो एक दूसरे का काम ही है ना, और होना भी चाहिए। विपक्ष अगर मजबूत है तभी आपका देश अच्छा चलता है, कोई भी कंट्री, ठीक है। तो वहाँ पे जो होते हैं फिर देखिए ताली बजाते हैं स्कूल के जैसा, तो ये सब जो है आपको लगता होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये सब अधिकार है ना। इनके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में जो राष्ट्रपति को परामर्श प्राप्त होता है ये 143 है। 176 राज्यपाल के संबोधन से संबंधित है, ये आपकी एग्जाम में भी आए हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल के क्षमादान और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। इनके अलावा अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट, 124 सुप्रीम कोर्ट से, 215 और 129। 215 के तहत हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय है और 129 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट है ना। 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं और 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोविड रिसर्च से कोई क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बताइएगा क्या था। रौफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, पूछा गया है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आएंगे तो रौफ हो जाएगा, डुमल हो जाएगा, हिकत हो जाएगा, हफीजा हो जाएगा, बच्चा नगमा हो जाएगा, ये सभी के सभी बता रखा हूँ भाई साहब, ठीक है। इनके अलावा ये अपने नृत्य का जो है पेपर कटिंग है, जो टॉपिक वाइज आपको हैंडबुक टाइप से प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप इसे देख लेंगे। छत्तीसगढ़ की बारी है, अभी तक छत्तीसगढ़ से जो है बोहनी नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल में एग्जाम के पहले दिन छत्तीसगढ़ की बारी है ना। ये बात मेरे सुन के रख लेना, है ना, लग जाती है बात मेरी, लोग कहते हैं कि तुम्हारा जवान काला है ना। देखिए यहाँ पे जो है ये छत्तीसगढ़ को अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ को अच्छे से जाइएगा, जिसमें आपका जो है सबसे ज़्यादा राउत नाचा भी पूछा जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अन्य नृत्य में बता दिया था, हफीजा, बच्चा नगमा, दमहल, कूड डांस। ये कूड डांस ये जम्मू कश्मीर की नई पद्धति की डांस है, इसे कूद डांस भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारामैया। एक ऐसा जो पहले ही दिन दे दिया हूँ आपका सीट, इसी में सब मुख्यमंत्री आ जाते हैं, सभी राज्यपाल आ जाते हैं, तो यहाँ पे सिद्धारामैया आ गया। सबसे पहले दिन आपका कौन आया था भैया, तो सबसे पहले गुलाब चंद कटारिया आए थे, फिर अर्लेकर साहब आए थे, राजेंद्र अर्लेकर बिहार के, है ना, शिव प्रसाद शुक्ला भी आ गए हैं। तो अब जो बचे हुए हैं उन्हें ज़रूर देख के रखें, आपके काम आएंगे। इनके अलावा 2011 में सबसे कम सेक्स रेशियो
पूछा है हरियाणा हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात 650 से भी नीचे थे, है ना, बिलो 650, तो ये आपका कहाँ का है, दमन एवं दीव का है। इसके अलावा यहाँ पे आपके सबसे अधिक और सबसे कम जो है आपका लिटरेसी रेट और लिंगानुपात नहीं, लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व रखा है हमने अपने यहाँ पे, भारत की न्यूनतम जनसंख्या। अच्छा, जनसंख्या कितना है और लिंगानुपात कितना है इसका सीट यहाँ पे है। मैं आपको जो है टॉपिक वाइज में इसी प्रकार से जो है ग्राफ के माध्यम से पढ़ाया हूँ, ताकि जो है आपको ज़्यादा दिमाग में घुसे और साथ में आंकड़ा भी आपको दिखे। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, जो सर्वाधिक लिंगानुपात है ये केरला का है, दूसरा स्थान पे तमिलनाडु का है, सबसे कम हरियाणा का है, दूसरे स्थान पे सबसे कम जम्मू कश्मीर का है। लेकिन ये आंकड़ा तो अब बदल गई, क्योंकि अब ये राज्य तो है ही नहीं, अब तो ये यूटी हो गया है। ठीक है मेरे भाई, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। और यूटी में भी अगर हो गया है तो यहाँ का 889 था, लेकिन मैंने अभी कहा कि दमन एवं दीव को जो है 650 से भी कम है, तो अभी भी दमन एवं दीव यूटी में बने हुए हैं सबसे कम लिंगानुपात लेकर के। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात जो यूटी के अंदर है वो पुडुचेरी का है। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार का है। तो ये तीनों जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 CR से अधिक नहीं है, 10 CR नहीं है, तो पश्चिम बंगाल उसका राइट आंसर था। क्योंकि आप देखेंगे ये 91 पे झूल गया, बाद में कि सभी 10 करोड़ के पार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश तो 20 करोड़ को छूने वाला, अब तो मुझे लगता है तो उत्तर करोड़ में कम से कम 22 करोड़ जनसंख्या हो गया होगा। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लिंगानुपात पुडुचेरी की है। एक पूछा गया है 7वां मेंस चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी कहाँ हुआ, चेन्नई में 23 के अंदर हुआ है ना। T20 वर्ल्ड कप 24 जो आपका कनाडा, माफ़ कीजिएगा, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में भारत जीत गया है। वह T20 महिला बांग्लादेश में, एक दिवसीय महिला वर्ल्ड कप 2025 भारत में होगी। इसके अलावा एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ और पूर्ण रूप से पहली बार मेज़बानी की है भारत। हालांकि ये चौथा था वर्ल्ड कप का मेज़बानी, लेकिन पूर्ण रूप से बात करेंगे तो पहली बार किए हैं। एशियाई खेल 2023 चाइना में, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, विजेता स्पेन, उपविजेता इंग्लैंड रहा था। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई में कराया गया था। 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप अजरबैजान के बाकू में कराया गया। कार्लस मैग्नस जो नॉर्वे के हैं, आर प्रज्ञानंदा जो भारत के हैं, उनको हरा के विजेता बने थे। 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये आपका हंगरी में हुआ। 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अमेरिका के ओरेगन में हुआ। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा हैं। 2023 में सहकारिता मंत्री तो अमित साहब को दिया गया था। अमित साहब सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री भी हैं। सड़क परिवहन मंत्री 2023 में गडकरी साहब रहे थे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे थे। और ये जो नया वाला मंत्रिमंडल है वो टेलीग्राम पे दे दिया हूँ। लंगर टेलीग्राम पे और ग्रुप में भी, व्हाट्सएप पे भी। लंगर किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। भाई लंगर खाना का नहीं, क्या लंगर लगा है ना। इनके अलावा सिख धर्म से संबंधित त्यौहार में आएंगे बैसाखी, लोहड़ी, गुरु पर्व, होला महल्ला, गुरु नानक जयंती, ये सभी के सभी जो है सिख धर्म से संबंधित है। भारत प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को बीरबाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पतेती नवरोज उत्सव जो है ये पारसी धर्म का त्यौहार है। महाराष्ट्र में पालकी उत्सव, बरकरी समुदाय के लोग जो है पालकी निकालते हैं पंढरपुर जाने के लिए, भगवान को समर्पित है। इनके अलावा जैन धर्म से संबंधित पर्युषण त्यौहार है। बौद्ध धर्म से संबंधित बैसाख पोया, बौद्ध पूर्णिमा, रमजान, मुहर्रम, बकरीद, ईद इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र त्यौहार है। क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम पे गोवा में ईसाई धर्म के लोग ये त्यौहार मनाते हैं। तो क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर भी होता है। क्रिसमस जन्मदिन का है, गुड फ्राइडे सूले पर चढ़ाए जाने का, और ईस्टर जो है पुनर्जीवित होने वाला त्यौहार है ईसा मसीह साहब का। हेलोवियन त्यौहार ये यूरोप में मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में धारा की प्रवाह हो रही है या नहीं, इस बात की पुष्टि किस यंत्र से करते हैं? एक दिन बताए हैं जी, रेलवे के क्लास में, पहले ही क्लास में बताए हैं। और ये वाला इमेज जो देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इमेज मैंने हाथ से ड्रॉ किया है। ठीक है, ये इमेज से मैंने आपको जो है धारा में प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकाल के भी दिखाया था। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। देखिए विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। अब कहेंगे साहब जब विद्युत धारा को गैल्वेनोमीटर से भी मापा जाता है, अमीटर से भी मापा जाता है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो इन दोनों में सबसे बेसिकली फ़र्क है कि जो अमीटर है, अमीटर जो है ये कांस्टेंट वोल्टेज को मापता है, कांस्टेंट विद्युत धारा को एक परिपथ में जो है ओवरऑल टोटल को मापता है। और गैल्वेनोमीटर जो है किसी परिपथ में, किसी भी सर्किट में, है ना, विद्युत धारा के प्रवाह को जो है मापते हैं। ये गैल्वेनोमीटर मान लीजिए। ठीक है, तब एक
क्वेश्चन यहाँ से सीजीएल ने पूछा है पास्ट के अंदर कि गैल्वेनोमीटर में क्या जोड़कर हम इसे अमीटर बना सकते हैं ना। तो गैल्वेनोमीटर में इसके पैरेलल में एक शंट जोड़कर हम अमीटर बना सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, कभी भी पुराना होने वाला एक क्वेश्चन नहीं है, चाहे रेलवे पढ़ते हो, एसएससी पढ़ते हो, है ना। इनके अलावा जो विद्युत धारा को मात्रक है एम्पियर है और इसे ए से डिनोट करते हैं। देखिए विद्युत धारा का प्रवाह किसी भी सर्किट में ज्ञात करने के लिए आप ओम के नियम का इस्तेमाल करते हैं। ओम का नियम क्या है? अचर ताप पे किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है। 9 क्लास में पढ़े थे, 9 क्लास वाला ही डिफिनीशन याद है जो हमारे गुरुजी श्री भोगेंद्र यादव जी हमें बताए हैं, प्रणाम है ना। तो भैया वहाँ से जो है हम यहाँ तक याद रखें हैं, तो वही जो है हमें क्या करना है, आधुनिकता से हमें तो काम से मतलब है भाई। तो V बराबर आई आर, जहाँ V क्या है आपका वोल्टेज है, I क्या है करंट है और R क्या है रेसिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब ही होता है रुकावट डालना, खेद डालना। मान लीजिए कोई चीज़ इसमें प्रवाह हो रहा है और इसको रुकावट डालेगा तो उसकी गति को धीमा करेगा, मतलब जितना प्रवाह होना चाहिए उतना कम होना चाहिए। तो इससे आपको क्या ज्ञात होता है कि रेसिस्टेंस अगर हाई होगा किसी भी कंडक्टर का तो इसकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस अगर लो है तो कंडक्टिविटी हाई होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस, है ना, धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, तो आप कहते हो चांदी की। अगर इसी को उल्टा भाषा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से सोना, चांदी, एल्युमिनियम में किसकी रेसिस्टेंस सबसे कम है, तो चांदी ही कहना पड़ेगा क्योंकि सबसे अच्छा चालक है वो, है ना भाई। ध्यान रखना है ये सब बातों को, आपको काम आता जाएगा। अब हम इसका प्रयोग करके इस सर्किट से विद्युत धारा यानी I का मान फाइंड करते हैं। सबसे पहले इस सर्किट में एक तो समांतर में आप पैरेलल में देख रहे हैं, फिर सीरीज में देख रहे हैं, तो पहले इस समांतर वाले को शांत करना पड़ेगा। तो समांतर वाले के लिए क्या बताए थे, R टोटल निकालने के लिए क्या बताए थे, 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे 2 प्रतिरोध है, अगर 4 गो होता तो R4 तक लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 10 ओम और 10 ओम के 2 गो है, तो 1/10 प्लस 1/10, तो 10 गो एलसीएम 2 गो ऊपर चला जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, है ना। तो 1/R टोटल बराबर 1/5 हो जाएगा, है ना दोस्त। तो R टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम। अब ये 5 ओम इस पैरेलल को भूल जाइए, अब ये सीरीज में हो गया, मान लीजिए कि 5 ओम वाला हो गया, इसको टोटल हमने फाइंड किया, 5 ओम निकला। तो श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में निकालने के लिए हम क्या कहे हैं कि R टोटल बराबर R1 प्लस R2 करना होता है, ठीक है। तो 5 ओम और यहाँ पे कितना है भाई, 20 ओम, है ना। तो R टोटल अब कितना निकला इस सर्किट से, 25 ओम। कितना निकला, 25 ओम निकला टोटल। अब वोल्टेज कितना है, 15, तो I नहीं निकाल लोगे, है ना। तो भाई वोल्टेज कितना है, 15, V बराबर हो गया 15, I का मान मुझे नहीं है पता, और जो रेसिस्टेंस निकला 25, तो 5 25 और 5 3 15, 3/5 एम्पियर। 3/5 एम्पियर जो है इस सर्किट में करंट लोड होगा, ठीक है मेरे भाई। ध्यान, समझ में आया कि नहीं, कुछ समझ में आया। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ाने लगा। इसके अलावा आपका एक बता ही दिया, इनके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन था, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं, जनगणना तो भी पूछा है, जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछा है। तो जनगणना तो यूटी में सबसे अधिक जो है आपका दिल्ली का है, यूटी में सबसे कम जो है अंडमान निकोबार का है ना। वैसे बिहार का है सबसे ज़्यादा और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे यूटी के बारे में कुछ बता देते हैं आने वाले समय के लिए। देखिए केंद्रशासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है। पुदुचेरी की जो है आपकी सबसे अधिक लिंगानुपात है, और पुदुचेरी और दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। केंद्रशासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 8 किससे संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासक या होते हैं, जो प्रमुख और उपराज्यपाल, ये दोनों डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या कहा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइट हो सकते हैं आपके एग्जाम में आए कि भाई सबसे पहले ये फला मिल कहाँ लगा, तो चीनी का मिल सबसे पहले बेतिया में लगा था। सूती की सफल मिल सबसे पहले महाराष्ट्र में लगा था, वैसे कोलकाता में असफल लगा था। तो असफल पूछेगा तो कोलकाता, असफल पूछेगा तो महाराष्ट्र, है ना। सूती मिल या कपास मिल सेम चीज़ होता है। इसके अलावा आपका जूट का मिल सबसे पहले कहाँ पर 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में लगा था। ये सब ध्यान रखेंगे। चीनी के उत्पादन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए 2023 तक चीनी के उत्पादन में ब्राज़ील के बाद इंडिया का सेकेंड स्थान था, लेकिन 2024 में इंडिया को पहला स्थान प्राप्त हो गया है चीनी के उत्पादन में। चीनी के उत्पादन सबसे अधिक पहले महाराष्ट्र में होती थी, अब जो है यूपी में होती है चीनी के उत्पादन सबसे अधिक। देखिए महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी की मिल है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। तो ये मैंने जो है कुछ सही मन में आया बता दिया। बाद बाकी जूट को गोल्डन फाइबर ब्राउन पेपर कहते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जूट उत्पादक जो है आपका राज्य है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट भी इंडिया में ही होता है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी बच्चों को हमारा
कंटेंट प्रिय है या फिर लगता है कि दम है ना, तो आप ले सकते हो, है ना भैया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप यू बुक लीजिए और एसएससी के एग्जाम में परचम गार के आइए। अब तक कितने परचम कर चुके हैं अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो पता होगा। 129 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैं नमन करता हूं, जिन्होंने क्रेडिट दिया है। वैसे कितने सफल तो हो गए होंगे, लेकिन क्रेडिट क्यों देगा? क्रेडिट वहाँ दिया जाता है जो बड़े हो, है ना, जहाँ पे कुछ है ना दिखाया जाए लाइव में, ताकि वो भी लाइमलाइट में आए, है ना। लेकिन मुझे भी क्रेडिट दिए हैं 129 बच्चे, तो उन सभी जो है बच्चे को नमन। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से 130वां कोई खबर सुना दे रे, जल्दी सुना दे। तो आप लोग भैया जो है इस श्रेणी में जुड़ते जाएंगे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। जय हिंद दोस्तों।